अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 8 दिसंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। यूँ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसकी दुनिया के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं, यूरोप के लिए, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इस वक़्त उस तरफ नहीं जा रहा। मेरा तमाम तर फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है, जहाँ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डीजी आईएसपीआर जनाब शरीफ अहमद साहब की मशहूर ज़माना, बल्कि यूँ कहिए बदनामे ज़माना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से की, उससे पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं। यूँ तो इसके एक दिन के बाद 6 दिसंबर को मैंने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के साथ और साबिर शाकिर साहब के साथ एक बहुत डिटेल्ड इसका एक एनालिसिस भी किया था। लेकिन इन जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, इसमें डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत से तबसरे, सैकड़ों, हज़ारों कमेंट्स, दर्जनों लोगों ने उसके पब्लिक सर्वेस करवाए, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी। और वो जो फुटेज थी, उसको भी बहुत दफ़ा एनालिसिस किया, एक-एक लफ्ज़ का, एक-एक जुमले का। उससे हमें ये दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई है कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अफ़वाज एक ऐसी अपनी तारीख़ और अपने इर्तिका में एक ऐसे कि अपनी रिग्रेशन में एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं, जहाँ एक हाज़र सर्विस फ़ौज का जर्नैल यूनिफ़ॉर्म पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना नॉन सीरियस है, इस हद तक कार्टूनिश लेवल पे फ़ॉल कर चुका है कि वो एक नौजवान सहाफ़ी खातून जो हैं, उनके जवाब देते हुए वो बाकायदा आँख से उनको आँख भी मारते हैं विद अ विंक ऑफ सोल्जर। यानी याद कीजिए, वो एक ज़माना था जब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक डेकोरम होता था, एक सीरियसनेस होती थी। मुझे याद है जब जनरल शौकत सुल्तान साहब, मेरा ख़्याल है डीजी आईएसपीआर थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, बहुत ही सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थीं। फिर अतर अब्बास, मेजर जनरल अतर अब्बास डीजी आईएसपीआर थे, बहुत ही एक डेकोरम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थीं। सियासत का तो ज़िक्र ही बड़ा उसमें कम होता था, मुल्की सियासत का। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम बाजवा जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब जो हैं, उनके ऊपर ये ज़रूर इल्ज़ाम था कि उन्होंने राहील शरीफ का एक बहुत बड़ा इमेज उन्होंने शेप करने की कोशिश की, उनको ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, उनको एक बिल्कुल एक देवता की शक्ल में उन्होंने उनको एक बिल्कुल डेमी गॉड की शक्ल में प्रेज़ेंट किया। लेकिन उसके बावजूद जो डेकोरम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। जनरल गफूर के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर था कि उन्होंने उसमें कैजुअलनेस लेके आए, एक इनफॉर्मलनेस थी, उसमें सीरियसनेस की कमी हो गई, उसमें एक बहुत फ्रैंकनेस थी, उसमें एक फ्रेंडलीनेस उसमें आ गई। लेकिन अब जो डीजी आईएसपीआर ने, जनरल शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो हाल कर दिया है, इससे इस वक़्त आप पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है, उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये जो पिछले 3 दिन गुज़रे हैं, इसमें इसकी तमाम तर जो सियासी अहमियत है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरह से 9 मई 2023 एक नाटक था, मैं अब ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक स्क्रिप्टेड किस्म का नाटक था, जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ख़ास मकसद के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। इसकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 0/0/0 इसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं थी। ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल गिमिक थी, और वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हमें अब समझ आती है। मैं एक-एक करके वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें समझ आता है कि क्यों की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चीज़ें पहले आप देखें, एक तो जिसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब से है, दूसरे का ताल्लुक जनाब नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाती रिक्वायरमेंट से है। पहले ज़रा आसिम मुनीर साहब का देख लीजिए। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके तकरीबन ये 1 घंटे 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सवाल-जवाब भी थे। तो ये जो 92 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा ख़्याल है दर्जन दफ़ा ये जुमला दोहराया गया कि इमरान खान जो हैं, वो नाम नहीं लिया गया, कहा गया कि वो शख्स जो एक ज़हनी मरीज़ है, उनको एक कहा गया कि वो मेंटल पेशेंट है वगैरह। यहाँ आपको क्या पता चलता है? यहाँ आपको ये पता चलता है कि इमरान खान के वो जो जुमले हैं कि जनरल आसिम मुनीर या जनरल आसिम एक ज़हनी मरीज़ है, और जिसको हज़ारों लाखों लोग दोहराते हैं, और इनफैक्ट इमरान खान के ज़हनी मरीज़ कहने से पहले ही लोगों ने, व्लॉगर्स ने, बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर आसिम मुनीर को साइकोपैथ के ज़हनी मरीज़ कहना शुरू कर दिया था। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि वो जो चीज़ है ज़हनी मरीज़ की, उसका जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ठीक-ठाक इम्पैक्ट है। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अंडर प्रेशर हैं। इस हद तक अंडर प्रेशर हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक इंस्टीट्यूशन को, बिकॉज़ आईएसपीआर पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्टीट्यूशन है,
उस इंस्टीट्यूशन को जनरल साहब की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी बार-बार इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहने का मतलब ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ज़हनी ख़्वाहिश है, उसे पूरा करने की कोशिश की। एक तरफ से जनरल आसिम मुनीर तरफ से ये एक बदला था। उसका अंजाम क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उल्टा लेने के देने पड़ गए। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक मुहावरा है, इफ़ पीपल थिंक यू आर स्टूपिड, इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ शट देन टू ओपन इट एंड कन्विंस देम। यानी अगर लोग आपको पागल या बेवकूफ़ समझते हैं, तो बेहतर यह है कि आप अपना मुंह बंद रखें, बजाय इसके कि आप अपना मुंह खोलें और खोल के उनको कन्विंस करें। यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब की खातर जनरल शरीफ अहमद ने, डीजी आईएसपीआर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे अगर लोगों को इससे पहले यकीन नहीं था जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, यहाँ उनको पूरा यकीन हो गया है कि ज़हनी मरीज़ हैं। मतलब आपने फ़ौज का एक इदारा इस्तेमाल कर लिया है अपनी एक जज्बाती रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि इससे वो जो मुअम्मा था या जो मिस्ट्री थी, नोटिफिकेशन जो एक हफ्ते लटका नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जो पावर डायनामिक्स थे, उसकी कम से कम एक चीज़ जो है वो बड़ी खुल के आई है। पूरी हकीकत अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता कि इन दोनों अशखास के दरमियान में क्या डील हुई है नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये समझ आई है कि शरीफ ख़ानदान, बल्कि शरीफ ख़ानदान भी कहना गलत होगा, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी एक डिमांड कम से कम ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये उसका एक मैनिफेस्ट थी, ये उसका एक मज़हर थी उस डील का। अब ये कोई नई चीज़ है? ये नई चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 मई 2023 का जो सारा नाटक खेला गया, उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने फ्रैगमेंट करना है, ख़त्म करना है। और 9 मई के बाद जब उस पूरे नाटक में 10,000 लोगों को, जो वर्कर्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप थी, उसको जब गिरफ्तार किया गया, सिर्फ पंजाब से, आपको याद पता है कि पंजाब की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन था कि 9,000 इतने लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया अगले 24 घंटों में। ज़ाहिर है कि उसकी पहले से लिस्टें तैयार थीं, जो सब कुछ किया गया, मैं इसको कई दफ़ा इस पे ज़िक्र कर चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ को देखिए कि 9 मई के होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब से 9,000 कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले उन तमाम लोगों की लिस्टें, उनका एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो तैयार थी। तो उसी से आपको बाकी तमाम चीज़ों को आप छोड़ भी दें, सीसीटीवी फुटेज किधर है, कौन से लोग कहाँ आए, कौन हमला करने गया, किसके ऊपर क्या केस सही है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें। 9,000 समथिंग लोगों को अगर आपने 24 घंटे में पकड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अजीब चीज़ थी, तो इसका मतलब है कि आपने उनका डेटा पहले से बना के रखा हुआ था और पूरी प्लानिंग थी, फिर आपका स्क्रिप्ट हुआ, आपने उनको पकड़ ली। तो उस वक़्त फ़ौरी तौर पे उसके 1-2 दिन के बाद ये मुतालबा भी सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूँकि रियासत के इदारों के ऊपर हमला किया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्यों ख़त्म नहीं कर सके? अब तो बहाना ये बनाया कि इमरान खान ने ट्वीट करवा दिया है जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, चूँकि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, स्ट्रोक वो चीफ़ ऑफ़ द डिफेंस फोर्सेस हैं। देयरफॉर आसिम मुनीर इज़ इक्वल टू पाकिस्तान आर्मी, इज़ इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो गया। ये तो बहुत ही कमज़ोर एक्सक्यूज़ है। उस वक़्त तो इससे बेहतर एक्सक्यूज़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया है, कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला कर दिया है, लाहौर पेशावर जीएचक्यू पे हमला कर दिया है, मोनूमेंट्स जो हैं मिलिट्री के डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन क्यों ना करवा सके? उसकी वजह यह है कि उस वक़्त पाकिस्तान में एक इदारा था, जैसा कैसा भी था 2023 में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक और इदारा था जिसका नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब 9 मई को ही इस्तेमाल करते हुए 2 बरस और 7 महीने के बाद सूरत हाल ये है, क्योंकि 2 बरस 7 महीने गुजर चुके हैं 9 मई को। उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान में ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एज अ रिजल्ट ऑफ 26th अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट, इन्होंने हिस्से ही बखरे कर दिए हैं। अब उसमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, वहाँ एक टुकड़ा बचा है मरा हुआ, जिसको कहते हैं अपैलेट कोर्ट, और दूसरी चीज़ इन्होंने बना ली है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा ही है कि क्या वहाँ पे हालात है और किस तरह से लोग वहाँ से जा रहे हैं, और जो इन्होंने नए कवानीन बनाए हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इन्हें ये उम्मीद है कि हम जो भी एग्जेक्टिव फ़ैसला करेंगे या किसी एक जूनियर कोर्ट से जो फ़ैसला करवाएंगे, उसे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तेज़ी से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हम उसे मंजूर करवा लेंगे। और जो भी फ़ैसला हमने इमरान खान के हवाले से करना होगा, जिस तरह से ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो को
میرا خیال ہے 20-25 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور دنیا خاموش ہے. ان کا خیال ہے کہ اب عمران خان کو بھی ہم 20-21 برس کی سزا کنفرم کروا لیں گے سپریم کورٹ سے, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک جماعت کی حیثیت سے ہم کالعدم قرار دے دیں گے. اب اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے بتحاشا انالیسس سے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہی ڈی جی صاحب کی یہ پریس کانفرنس ہوئی 5 کی، 6 اور 7 تاریخ کو پی ایم ایل این کی جتنے بھی لیڈر ہیں کوئی بچا نہیں ان میں سے، کوئی رہ تو نہیں گیا والی کہانی تھی. یعنی اس میں کیا خواجہ آصف ہوں یا اسد اقبال ہوں یا تارڑ ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، ان سب نے کہا کہ ڈی جی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، اور جو پاکستان کی فوج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس قسم کے حملے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. فوج بڑی تنگ آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو راگ الاپا یا کیا سوری اس میں اپنی آواز ملائی ہے ایم کیو ایم نے، بلوچستان کی لیڈرشپ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں نے. تو یہ بھی جس طرح سے 9 مئی 2023 کو پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی تھی، یہاں سے بھی اسکرپٹ مکمل تھا. جیسے ہی ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے تو تمام لوگوں نے اس کے اندر اپنی آواز ملا لی ہے کہ ڈی جی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں. لیکن یہ تو ہوگی ایک سیٹ آف ایویڈنس. دوسری سیٹ آف ایویڈنس وہ ہیڈ لائن ہے پاکستان کے اخباروں کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر شریف خاندان کی بڑی امپورٹنٹ قسم کی، شریف خاندان کے بڑوں کی، جو پاکستان کے لیڈر ہیں کون کون، پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ، پاکستان کی 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کی اپنی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو آج کل چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور اپنے ہی چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو اب تک 2 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں گزشتہ 3.25 برس میں، ان تینوں کی میٹنگ ہوئی ہے. اور ہیڈ لائن کیا لگائی گئی ہے کہ ان ویو آف، کیونکہ جو آرمی نے پوزیشن لی ہے ریگارڈنگ پاکستان تحریک انصاف، تو اب شریف خاندان اکٹھا ہو کے یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کیا کرنا ہے. یعنی کس کو بیوقوف بنا رہے، یعنی ایک پوری اسکرپٹڈ چیز کے اندر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی بیچارے اخباروں کے ذریعے کہ شریف خاندان کو پتہ چلا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، آرمی نے ایک پوزیشن لے لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اب شریف خاندان، پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک وہی کہانی ہے 9 مئی 2023 کی. فرق یہ ہے کہ آج پاکستان میں نہ سپریم کورٹ ہے نہ ہائی کورٹ ہے، اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ اس پروسیس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کو آپ اس طرح سے قانونی طور پہ بین کرتے ہیں یا لیڈرز کو آپ بین کر دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. پاکستان کی اپنی ہسٹری میں بہت سی سیاسی جماعتوں کو بین کیا گیا، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، کہیں اور پر بھی. اس کا رزلٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ ختم کر دیا گیا تھا. جو پارٹی اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس پریس کانفرنس، میں ابھی 2 ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی. لیکن اس سے پہلے اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ 7 تاریخ کو جو خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جو حیات آباد ان کا سپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پر چیف منسٹر سہیل آفریدی نے جو وہاں پہ ایک ریلی اور جلسہ کیا جس کے اندر محمود خان اچکزئی بھی شرکت ہوئے، وہاں پر شریک ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بھی تقریر کی. وہاں سہیل آفریدی کی خالی تقریر کے اوپر نہ جائیں کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ نام کیوں نہیں لیتے اس کا، عمران خان نیازی، عمران خان نیازی، عمران خان نیازی. بہت ہی اسپرٹڈ ان کی تقریر تھی جہاں پر انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اس چیز کو بھی نوٹ کیجئے کہ جب انہوں نے اس تقریر کا آغاز کیا تو سٹارٹ میں 1 منٹ انہوں نے پشتو زبان کے اندر لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کو گریٹ کیا، اور اس میں لوگوں کے حلق سے جس قسم کی آواز نکلی ہے اسے نوٹ کریں. اس کے بعد اس چیز کو نوٹ کریں کہ سہیل آفریدی کی تقریر، عموماً جب بھی لیڈر تقریر کرتے ہیں تو کراؤڈ پیچھے سے شور مچاتا ہے، اپلاز اس کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ مائکرو فون صرف اسپیکر کے سامنے ہوتا ہے، یہ جتنے بھی مائکرو فون ہوتے ہیں وہ اسپیکر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، کراؤڈ کی اپلاز کو وہ اتنا کیپچر نہیں کر سکتے. اس کیس میں کراؤڈ کا جو اپلاز ہے، وہ جو اس کا ایموشن ہے، جو ان کا جذبہ ہے اس اسٹیڈیم کے اندر جب سہیل آفریدی بول رہے ہیں، اسے سہیل آفریدی کے سامنے لگے ہوئے مائکرو فون بھی کیپچر کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے حلق سے اور ان کی چھاتیوں کے اندر کس قسم کا ایک ایموشنل ریئیکشن جو ہے پیدا ہو رہا ہے. اب اس چیز کے اوپر پارٹیز بین کرنے کے چکر میں اس کو ذہن میں رکھیں، جو ایموشنل ریئیکشن خیبر پختونخوا میں پیدا ہو رہا ہے، پنجاب میں شاید وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، فیلنگ اسی قسم کی ہے. گزشتہ 2 دنوں میں، 2.5 دنوں میں مجھے تقریباً 3 یا 4 جگہوں پہ لنچز، ڈنر کرنے کا موقع ملا. سبھی پنجابی اوریجن پاکستانی لوگ تھے، اس میں کوئی پشتون نہیں تھا. ان سب کی فیلنگز تقریباً ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے اسی قسم کی تھیں جس قسم کی فیلنگ سہیل آفریدی کی جلسے میں 7 کو دیکھی گئی ہے. اور اچھا، اب آئیں پارٹیز بین کرنے میں. 2 بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلز جو ہیں اس میں نوٹ کیجئے، میں بات لمبی کیے بغیر ہی ختم کرتا ہوں. جماعت اسلامی پاکستان میں ایک جماعت اسلامی پاکستان ہے، دوسری جماعت اسلامی بنگلہ دیش.
2009 में जब शेख हसीना की हुकूमत बनी हिंदुस्तान की मदद से, तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल आईसीटी को कायम किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो 1971 के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उन पे सज़ाएँ दी जाएंगी। बैकग्राउंड इसका ये था कि इंडिया की इंटेलिजेंस ने और शेख हसीना ने मिलके उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुँचे कि बांग्लादेश की सियासत को अगर आपने हमेशा के लिए कैप्चर करना है, तो यहाँ पर आपको जमात इस्लामी को पंक्चर करके फारिग कर देना चाहिए, बिकॉज इलेक्टोरली स्पीकिंग असल वजह ये थी। बाकी आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रीज़न बताता हूँ क्या था। स्ट्रेटेजिक रीज़न ये था कि अगर जमात इस्लामी को नॉकआउट कर दिया जाए लीगली, क्योंकि जमात इस्लामी और खालिदा ज़िया की जमात मिलके ही इलेक्शन जीतते हैं, दोनों के अपने अपने इलेक्टोरल बेसिस हैं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अवामी लीग है। अगर जमात इस्लामी को नॉकआउट कर देंगे तो अवामी लीग इलेक्टोरली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जमात इस्लामी को नॉकडाउन करने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी को बनाया गया, जिसने 2 ढाई 3 बरस के बाद जमात इस्लामी के एक फाउंडर लीडर मुल्ला कादर या कादर मुल्ला समथिंग, उनको उम्र कैद सुनाई। फिर एक ड्रामा किया गया शाहबाग मूवमेंट का, जिसको कहा जाता है कि वो बड़ी एक सेक्युलर किस्म की मूवमेंट थी, जिसने कहा जी हम तो नहीं मानते, और ये मुल्ला साहब को जो सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की गलत है, इनको तो सज़ाए मौत जो है वो होनी चाहिए। उसे कहा जाता है कि वो बांग्लादेश की तारीख में इंसानी हकूक़ के हवाले से और 1971 के हवाले से वो बहुत एक बड़ी मूवमेंट थी। मैंने अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, अपने वीलॉग्स में मेरा ख्याल है 1 दर्जन दफ़ा इसका ज़िक्र किया है कि वो कोई मूवमेंट नहीं थी, वो बेसिकली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन इंटेलिजेंस की और बांग्लादेश की हुकूमत की एक साजिश थी, एक पॉलिटिकल गिमिक था, जिसका मकसद ये था कि जमात इस्लामी को आपने लीगली ख़त्म करना है। फिर यके बाद दीगरे 6 जमात इस्लामी के जो लीडर्स हैं उनको सज़ाए मौत सुनाई गई। हर फांसी के ऊपर जमात इस्लामी ने रिएक्ट किया। इसके नतीजे में जो कि जितना अरसा ये चलता रहा और जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट मूवमेंट चलती रही, तो सैकड़ों नहीं गालिबन हज़ारों जमात के वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पे पुलिस की गोलियों के नतीजे में जाँ बहक हुए। फाइनल रिजल्ट क्या है, हिस्ट्री का वर्डिक्ट क्या है कि 2024 के अंदर जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी, जो उसके पीछे पाकिस्तान था या अमेरिका था, लेकिन उसका जो मसल था वो जमात इस्लामी से ही मुंसलिक स्टूडेंट था, जिसने अब एक नया नाम और नई शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट थी, उसके पीछे वही इस्लामिस्ट फीलिंग थी जो जमात इस्लामी को लेके चलती। पिछले 2 दिनों में, चूंकि मैंने वीलॉग नहीं किया, तो मैं फिर रहा था, कभी इधर से बर्गर खाया, कभी उधर से सैंडविच खाया। हर जगह पे मुझे बंगाली मिले लोग। मैंने उनसे पूछा, पहले इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, ज़्यादा उनको आती नहीं अंग्रेज़ी। फिर मैंने उनसे पूछा, यार तुम्हें उर्दू आती है, हिंदी आती है? उन्होंने कहा हिंदी उर्दू तो आती है, हम बड़ी बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। तो मैंने कहा कि बांग्लादेश की सियासत कहाँ जा रही है, ये इलेक्शन सिलेक्शन? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरह से। मैंने कहा लेकिन वो तो सबसे बड़ी जो जमात है अवामी लीग की, और हसीना तो उसमें से बाहर निकाल दिया आपकी हुकूमत ने, तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में अवामी लीग की, क्योंकि मेरा मतलब क्या था कि इतनी बड़ी जमात उसमें नहीं होगी तो उसका रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, हम तो मतलब हर वक्त ही बात करते हैं बांग्लादेश में, हमारा ख़ानदान इधर तो इधर, कोई सिलट में कोई ढाका में, तो अवामी लीग की तमाम तर सियासी हैसियत जो है वो ख़त्म हो चुकी। तो मैंने कहा कि फिर ये इलेक्शन कौन जीतेगा? उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो खालिदा ज़िया की जमात और जमात इस्लामी जीतेंगे। यानी वो जिस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए 2009 से 2024 तक कोशिश की गई, वो कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे वापस आ गया। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं इस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, 2 ही हैं, बाकी सब उनके मुलाज़िम और चेले-चाटे। वो 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, एक हमारे आर्मी चीफ़ इक्वल टू फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और एक उनके मेंटोर, उनके बुज़ुर्ग जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब। ये दोनों मिलके अपने हिसाब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ताबूत के अंदर कीलें और मेखें ठोक रहे हैं, जो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की रियासत के इंतज़ामी ढांचे के अंदर ये कीलें और मेखें जो हैं वो ठोक रहे हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूँ, मैंने जो लंच डिनर की बात कर रहा हूँ, जो सब पाकिस्तानी ओरिजिन लोग थे, वो अब ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान की स्टेट का क्या होगा? ये अच्छा, अब आज से 1 साल पहले, सवा साल पहले इतनी आसानी से लोग ये सवाल इतनी फ्रैंकनेस के साथ, इतनी कैजुअली नहीं पूछते थे। इसके हवाले से एक शर्म थी, एक हिचकिचाहट थी, एक झिझक थी कि ये सवाल लोगों के लबों पे नहीं आता था। अब हर ज़हन के ऊपर ये सवाल है कि पाकिस्तान की स्टेट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। इसकी वजूहात भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी क्या वजूहात। लेकिन क्या ये सिर्फ यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ कोई फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं? क्या कोई एंटी स्टेट लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी ये बात हो रही है। 7 तारीख को पेशावर के अंदर जो हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा हुआ, वहाँ पर तहरीक आईन पाकिस्तान के लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी तकरीर की।
उस तकरीर में जो उन्होंने कहा, जो छप चुका है इन राइटिंग उर्दू और अंग्रेजी के अंदर, उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम इसे डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे, यानी हमारा पाकिस्तान है, हम इसके हिस्से बखरे नहीं होने देंगे। यानी एक बहुत बड़ा लीडर जिसको नॉमिनेट किया गया था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, वो किस खतरे का इजहार कर रहा है स्टेडियम के अंदर। वो कहता है पाकिस्तान को खतरा है कि इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम सबका मुल्क है, हम इसे डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? पाकिस्तान जो असल पाकिस्तान था वो तो 1971 में डिसइंटीग्रेट हो चुका। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया, पलतन मैदान के अंदर हमें शिकस्त हो गई, तो जो पाकिस्तान था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 में जो पाकिस्तान बना था, जो उसकी स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी जो हैयत और फॉर्म और मॉर्फोलॉजी थी, वो तो ख़त्म हो गई। उसके बाद तो हमने जब लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया वेस्ट पाकिस्तान के लिए, हमने खामोशी से वेस्ट पाकिस्तान के शुरू में जो प्रीफिक्स लगा हुआ था वेस्ट स्ट्रोक पाकिस्तान का, उसको हमने हटा के उसको हमने पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अगर हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिफाइन करते तो हम इस बचे हुए वेस्ट पाकिस्तान को या तो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान कहते, या हम इसका एक नया नाम रखते इन व्यू ऑफ द प्रोविंशियल कॉम्पोजिशन। लेकिन हमने, चूंकि झूठ बोलने की हमें आदत है, हमने इस टुकड़े को जो स्टंप था उसको हमने पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्हीं 24-48 घंटों के अंदर अपना सपोर्ट करते हुए डीजी आईएसपीआर को उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए, वो ट्वीट आप देख सकते हैं, उनका आपको मिल जाएगा ट्विटर पे। उस पर ख्वाजा साहब ने लिखा कि वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान होगा तो हम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये कोई पहली दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जुमला नहीं दोहराया। पाकिस्तान में दिन रात, सुबह शाम, पिछले 77 बरस में इस किस्म का जुमला हज़ारों, लाखों, करोड़ों दफ़ा जो है वो दोहराया जा चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एक झूठ है, बकवास किस्म का। पाकिस्तान बना है 77 बरस पहले और दरमियान में ख़त्म हो चुका है। वेस्ट पाकिस्तान को हम पाकिस्तान कहते हैं। लाहौर तो 1000 साल पहले भी लाहौर था, पेशावर 1000 साल पहले भी पेशावर था, मुल्तान 2500 साल पहले भी मुल्तान था, और बाकी भी पिंडी 1000 साल पहले पिंडी, छोटा सा ये पिंडी इस तरह से बना था कि महमूद गजनवी की जो फौज ने एक दफ़ा यहाँ पड़ाव डाला तो एक छोटा सा पिंड बन गया। उसके बारे में कहते हैं पिंड इतना छोटा था कि उसको पिंड नहीं कहते थे, तो लोगों ने उसको प्यार से पिंडी कहना शुरू कर दिया। वो अब एक रावलपिंडी बन गया। लेकिन इसको भी, अगर ये 10वीं सदी की बात है तो फिर इसको भी तकरीबन 1000 बरस हो चुके। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी और पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उसी तरह से पुराने। तो ये तो पाकिस्तान नहीं भी था तो लाहौर था, मुल्तान था, पेशावर था। पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं भी होगा तो ये तमाम लोग और हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। रियासत तो एक स्ट्रक्चर है, एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, एक ऐसा ढांचा जिसका ताल्लुक आइन से है, अदालत से है, फिलॉसफी से है, उन चीज़ों से। जब आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो रियासत की कॉम्पोजिशन जो है वो तो ख़त्म होने लग जाती है। मुझे याद पड़ता है एक 20वीं सदी के शुरू में एक शायर गुजरे हैं जो ऑलमोस्ट मुफक्किर थे, पता नहीं चक बस्त उनका नाम था या क्या उनका नाम था। उन्होंने उर्दू में एक शेर उनका है, उनकी उनकी लाइंस, उनकी वर्सेस हैं कि ज़िंदगी क्या है अनासर का, मेरा ख्याल इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, ज़िंदगी क्या है कुछ अनासर का ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अनासर का परेशान होना। मौत क्या है? इन्हीं अनासर का परेशान होना। रियासत क्या है? रियासत एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। रियासत लाहौर नहीं है, पेशावर नहीं है, मुल्तान नहीं है, कराची नहीं है, 25 करोड़ लोग नहीं है। रियासत एक कॉम्पोजिशन है, एक स्ट्रक्चर है। जब आप कोर्ट ख़त्म करते हैं, आइन ख़त्म करते हैं, हाई कोर्ट्स ख़त्म करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म करते हैं, इंसानी हकूक़ ख़त्म कर देते हैं, लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, तो आप रियासत को डिसमेंटल अपने हाथ से कर रहे हैं। ये कर रहे हैं दोनों इस वक्त नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर मिल के। बहरहाल ये जिसको समझ आए उसको समझ आए, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। मोहसिन नकवी साहब, इसी रियासत से मोहसिन नकवी साहब ने जो मुलाकात की थी 2 दिन पहले, जिस वक्त मैं जब मैंने अपना वीलॉग किया था तो उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुलाकात, मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे पहले वो कर चुके थे, बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उनके साथ वो मुलाकात कर चुके थे। जब मैंने बैरिस्टर शहजाद के साथ और साबिर शाकिर साहब के साथ मैंने डिस्कशन की, उसमें ड्रॉप साइट ने, जो अमरीकी जरीदा है, उसने उस पे एक स्टोरी निकाली है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पिटीशन दी है उसमें बरतानिया की गवर्नमेंट को उसके हाई कमिश्नर से ये ऑफ़र की है कि वो जो एक ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल के जो मुजरिम है, ख़ास करके 2 जिनकी सिटीज़नशिप ब्रिटेन में स्ट्रिप ऑफ कर दी गई है उनके जुराइम के नतीजे में, और जो जिन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट और सिटीज़नशिप रिनाउंस कर दी हुई है,
ان کو کسی طرح سے واپس پاکستان بھیجا جائے. وہ چاہتے ہیں ان کو پاکستان بھیج دیا جائے. یہ بھی ایسے عجیب و غریب قسم کی چیز کی ہے. ان کو وہیں سزا دینی چاہیے تھی, چاہے 100 سال کی دیتے تھے, لیکن ان کو پاکستان وہ ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو واپس لے لیں گے, ان کے ڈاکومنٹس بنا دیں گے. وہ ایک بذات خود ایک لیگل جوک ہے. جو اپنی سٹیزن شپ ریناؤنس کر چکے ہیں, تو کس طرح سے آپ ان کو سٹیزن سے زبردستی واپس کر دیں گے. لیکن ان ریٹرن ہمیں آپ بیرسٹر شہزاد اکبر اور میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہیں وہ ہمارے حوالے آپ کر دیں. ویری گڈ. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی ذرا لاجک دیکھیں کیا ہے. اس لیے کہ یہ اس چیز پہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ عادل راجہ کے خلاف جو ڈیفیمیشن کیس انہوں نے جیتا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی کہانی ہے. یہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے. یہاں آپ لائف اینڈ لبرٹی کے ایشوز میں چلے گئے ہیں. دو ایسے اشخاص کے خلاف بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پہ ان کے اوپر, ان کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. وہ ایک رجسٹرڈ پولیس کیس ہے برٹن کے اندر. ابھی برٹن اتنا مرا ہوا نہیں ہے. اگر ہائی کمشنر چاہے بھی, برٹش ہوم آفس چاہے بھی, برٹش گورنمنٹ چاہے بھی, تو ظاہر ہے کہ بیرسٹر شہزاد اور عادل راجہ جن کے خلاف آپ نے ڈیفیمیشن کیس جیتا ہے, اور جو اب میرا خیال ہے پریس کلب کے بھی حصہ ہیں, جو نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے وہ ایک ممبر ہیں وہ باقاعدہ, تو وہ ظاہر عدالتوں میں جائیں گے. جب وہ عدالتوں میں جائیں گے تو ذہن میں یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو وکی لیکس کے فاؤنڈر تھے جولین اسانج, جن کو نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشن پہ امریکن حکومت وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہتی تھی, 14 برس کے بعد بھی امریکہ کی طاقتور حکومت اپنی ہی ایک کالونی قسم کی جو صورتحال ہے برٹن, وہاں سے جولین اسانج کو ایکسٹراڈائٹ نہ کرا سکی. اور حالانکہ جولین اسانج کے خلاف جو کیس تھا وہ بہت لیگلی اسٹرانگ کیس تھا, بیکاز جولین اسانج نے امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور امریکن حکومت اور امریکن ملٹری کے جو سٹولن ڈاکومنٹس تھے انہیں پبلش کیا. یہ واقعی ایک سیریس جرم تھا, اور اس کو اتنی آسانی سے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے فریڈم آف ایکسپریشن میں. جولین اسانج نے کوئی اوپینینز نہیں اظہار کی تھیں. ان کے پاس جو کلاسیفائڈ سیکرٹس تھے امریکن اسٹیٹ کے, وہ انہوں نے پوری دنیا میں پبلش کر دی, جس کے نتیجے میں ویسے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا. ان ڈاکومنٹس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان میں تمام لیڈرز جو ہیں وہ امریکی سفیر کو یہ کہتے تھے مجھے حکومت دے دو, مجھے حکومت دے دو, مجھے حکومت دے دو. اور مطلب امریکی سفیر کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے. پین پیٹرسن سفیر تھیں, ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے امریکہ سے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور یہ وکی لیکس میں لکھا تھا, اور اس ایک شخص کا نام تھا عمران خان. تو بہرحال یہ جو اب یہ کیس وہاں پہ انہوں نے داخل کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اگر یہ کیس عدالتوں میں گیا بیرسٹر شہزاد اور عادل راجہ کے خلاف, تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت میں وہ تمام حقیقتیں اٹھیں گی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر تیزاب کا حملہ کس نے کیا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کس نے کی, ان کے بارے میں اور سارے حملے کسی نے کیے, عادل راجہ کے بارے میں اور بھی ساری چیزیں اٹھیں گی. تو لینے کے وہاں پر بھی ان کو دینے پڑ جائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ اب اتنی کمزور ہو چکی ہو, یا اتنی ان کی کوئی مجبوری ہو, یا MI6 کوئی بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہو, یا برٹش آرمی کو بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہو ملٹری, جو ان کے ایلائز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس مسئلے نے عدالتوں میں جانا ہے, وہاں ان کی بڑی جگ ہسائی ہونی ہے, بڑی اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.